दोस्तों, मेरा नाम है विनीत सखूजा। किरदार हम जैसे में आपका स्वागत है। फादर्स डे के अवसर पर आपके लिए लेकर आया हूं अपनी लिखी हुई एक कहानी, तेरा बाप अभी जिंदा है। दोस्तों, ये कहानी नहीं, ये मेरे पिता की कहानी है। मेरे पिता के विषय में आज जो कुछ लिखा है, आशा है आपको पसंद आएगा। मुझको रखा छांव में, खुद तपते रहे धूप में, मैंने ईश्वर को देखा है पिता के रूप में। मैनपुरी शहर का तहसील चौराहा और वहां स्थित एक छोटी सी 72 साल पुरानी किराने की दुकान। ये चौराहा आजकल बिल्कुल सुनसान लगता है। हर शख्स उदास, निराश, हताश, क्योंकि इस चौराहे की जान सदा मुस्कुराता चेहरा, जिन्हें सब सुभाष भाई के नाम से जानते हैं, आज वो चेहरा सदा के लिए सबके दिलों पर अपनी अमिट छाप छोड़कर इस दुनिया को अलविदा कह गया। सुभाष भाई मेरे पिता, मेरे जनक, मेरा मान, मेरी एकमात्र पूंजी, आज मानो मैं बिल्कुल लुट गया। मां के जाने के बाद लगभग 23 साल तक मुझे संबल देने वाले, मेरे मन को साहस प्रदान करने वाले मेरे पापा आज मुझे अकेला छोड़कर हमेशा के लिए सो गए। याद है मुझे वो दिन जब मैंने उनकी उंगली पकड़कर चलना सीखा था। वो पुराने दिन जब मुझे रिक्शे वाला स्कूल के लिए कभी छोड़कर चला जाया करता था, तो साइकिल के डंडे पर बिठाकर मुझे स्कूल छोड़ने जाते और मुझे छोड़ते हुए पूछते थे, कॉपी पेंसिल है ना? एक बार जब मैं पेंसिल नहीं ले गया तो उन्होंने मुझे अपना पेन दे दिया। उन दिनों हम बच्चों को स्कूल में पेन से लिखने की परमिशन नहीं हुआ करती थी। जब टीचर ने देखा कि मैं पेन से काम कर रहा हूँ, तो उन्होंने वो पीतल वाला पेन मुझसे ले लिया और मुझे काम करने के लिए पेंसिल दे दी। ज्यों-ज्यों छुट्टी का टाइम हो रहा था, मेरे दिल की धड़कन बढ़ रही थी कि मैं पापा को क्या कहूँगा। छुट्टी के बाद जब घर पहुंचा तो शाम को पापा ने अपना पेन मांगा। मैंने उन्हें सारी घटना के विषय में बताया। उन्होंने डांटा तो नहीं, लेकिन मुझे सख्त लहजे में ये ताकीद दी कि जिस तरह सिपाही को फ्रंट पर जाने से पहले अपने हथियार चेक करने होते हैं, वैसे ही हमें विद्यालय जाने से पहले अपने कॉपी पेंसिल चेक कर लेनी चाहिए। कॉन्वेंट स्कूल की टीचर्स, जो कि नन हुआ करती थी, स्कूल में ही बने क्वार्टर्स में रहती थी। मेरी टीचर, जो स्वयं एक नन थी, उन्होंने एक दिन मुझे छुट्टी के बाद अपने क्वार्टर पर आने को बोला और मुझे मेरा पापा वाला पेन वापस दिया। इतना ही नहीं, एक बड़ा सा सेब भी खाने को दिया। पुराने दिन और पुराने माता पिता अपने बच्चों को स्वावलंबी बनाने में ज्यादा विश्वास किया करते थे। बचपन से ही उन्होंने मुझे विभिन्न कार्यालयों के लिए एप्लीकेशंस लिखने की जिम्मेदारी दे दी थी। क्लास 9th में था तभी उन्होंने मुझे अकेले बैंक भेजना शुरू कर दिया। यद्यपि वो रकम सिर्फ 5 या 10 रुपए ही हुआ करती थी। एक व्यापारी के सारे गुण उन्होंने मुझे सिखाने के यथासंभव प्रयास किए, किंतु शायद भाग्य को कुछ और ही मंजूर था। बीएससी फर्स्ट ईयर में जब फेल हुआ तो लगा कि मेरे माता पिता क्या सोचेंगे। पापा उस समय के साइंस ग्रेजुएट और माँ पोस्ट ग्रेजुएट बीएड, इन दोनों के संरक्षण में पढ़ाई को कुछ ज्यादा ही महत्व दिया गया, लेकिन मेरा मन पढ़ाई में ही नहीं लगता था। दोपहर को पापा जब भी खाना खाने घर आते तो वापस जाते हुए
मुझे सख्त हिदायत देते, पढ़ो बैठ के। बड़ी कोफ्त होती थी उस समय कि हर समय एक ही बात बोलते हैं। बीएससी फर्स्ट ईयर में जब फेल हुआ तो एहसास हुआ कि पापा सही बोलते थे। पापा ने तो उस दिन से बात करना ही बंद कर दिया। लेकिन प्राइवेट कैंडिडेट के रूप में जब बीए फर्स्ट ईयर में 73% आए तो पापा के चेहरे की खुशी देखने लायक थी, मानो कि उनकी उम्मीदों को पंख लग गए हों। माँ अक्सर कहती थी कि बेटा इतना पढ़ लेना कि हमारे खानदान में कोई भी ना पढ़ा हो। शायद उनके ही आशीर्वाद का असर है कि मैंने पोस्ट ग्रेजुएट बीएड के साथ पीएचडी किया और छुटकी ने पोस्ट ग्रेजुएशन एमएड और पीएचडी। इतना ही नहीं, मैडम तो नेट क्वालिफाइड भी हैं। मैं तो अक्सर मजाक में उसे कभी कभी छोटी दीदी भी कह दिया करता हूँ। बड़ा गर्व महसूस करते थे पापा जब कोई पूछता कि बेटे का नाम क्या है। डॉक्टर साहब कहकर पुकारा करते थे मुझे। पापा के जीवन में अनेक पल और घटनाएं ऐसी हुई जब उन्होंने अपने काल को बहुत नजदीक से देखा। मैं लगभग 5 बरस का था। माँ नानी के यहाँ गई हुई थी और दादी माँ वो अपने भाई से मिलने पंजाब। मैं और पापा दोनों घर पर अकेले थे। सुबह पापा मेरे लिए ब्रेड सेक रहे थे, तभी न जाने कहां से एक बिच्छू ने आकर उनके पांव के अंगूठे पर काट लिया। पापा ने तुरंत अंगूठे के पीछे की ओर रुमाल बांध लिया और मुझे स्कूल भेज दिया। मुझे नहीं पता मेरे जाने के बाद पापा ने किसी डॉक्टर, वैद्य, हकीम आदि किसी को दिखाया या नहीं, लेकिन हाँ, जब मैं वापस आया तो पापा बेड पर बेहोश पड़े थे। पापा के बचपन से ही माँ जी यानी दादी माँ पापा के लिए पूर्णिमा का व्रत किया करती थी। शायद किसी ने उनको बोला था। मैं 8 बरस का रहा होऊंगा। उस दिन दादी की तबीयत ठीक नहीं थी तो उन्होंने व्रत न रखा। उसी दिन पापा को एक बस वाले ने टक्कर मार दी और पापा की साइकिल बस के पहिए के नीचे। बाल बाल बचे थे पापा। उस दिन माँ जी के मन में ऐसा डर बैठा कि उन्होंने विष्णु भगवान से क्षमा याचना की और मरते दम तक पूर्णिमा का व्रत नहीं छोड़ा। सन 1988 में कॉलर बोन का फ्रैक्चर हुआ। सन 1991 में पापा के पांव पर गाय ने उछल उछल कर अपने खुरों से उनका पांव फाड़ दिया। सन 1996 में जब मैं एमए प्रीवियस में था तो पापा का एक भयंकर एक्सीडेंट हुआ। शिकोहाबाद के एक नामी व्यापारी की जीप ने पापा के स्कूटर में टक्कर मार दी। बुरी तरह घायल थे पापा। मेरा सेकंड पेपर था उस दिन। पापा के सर से खून बह रहा था, फिर भी उन्हें अपनी चिंता नहीं थी। मुझे देखकर बोले, बेटा आप क्यों आ गए? आपका पेपर है आज, आप जाओ पढ़ो बैठकर, मैं ठीक हूँ। बाद में माँ ने बताया कि डॉक्टर ने सिर्फ 24 घंटे का टाइम दिया था पापा को। शायद माँ की पूजा का और माँ शेरों वाली का वरद हस्त था कि पापा बिल्कुल ठीक हो गए। सन 2008 में जब मैं, पापा और मेरा बेटा हरिद्वार गए तो वापसी में हमारी कार का एक्सीडेंट हो गया। हमारे ड्राइवर को कार चलाते हुए नींद आ गई। ड्राइवर की टांग टूट गई और मेरी नेजल बोन। थोड़े समय के लिए तो मेरी याददाश्त पर भी असर आ गया था। पापा बहुत घबरा गए थे, किंतु काफी संयत थे। मेरठ के हॉस्पिटल में जब हम लोग एडमिट हुए तो पापा के चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ दिखाई दे रही थी। खैर 15 दिन अस्पताल में रहने के बाद हम सब वापस घर आ गए। आप लोगों ने श्रवण कुमार को तो नहीं देखा होगा, लेकिन पापा के रूप में मैंने साक्षात श्रवण कुमार के दर्शन किए। माँ तो कई वर्ष पहले ही हम सबको छोड़कर चली गई थी। ईश्वर ने उन्हें इतना समय ही नहीं दिया कि वो अपने परिवार में कोई खुशी देखती। शायद वो केवल हम दोनों को पढ़ा लिखा कर काबिल बनाने ही आई थी। माँ के जाने के बाद पापा बुरी तरह टूट गए थे।
लेकिन हम दोनों की खातिर कभी अपनी व्यथा को मुंह से नहीं कहा। झोंक दिया उन्होंने खुद को हम दोनों को सेटल करने में। और जैसे ही हम दोनों बाहर गए वैसे ही पापा की जिम्मेदारियां बढ़ गई। पहले बाबूजी यानी दादाजी, फिर माँ जी, दोनों ने बिस्तर पकड़ लिया। पापा प्रतिदिन सुबह उठकर उनकी साफ सफाई करते, नहला धुलाकर, कपड़े पहनाकर, नाश्ता करवाकर फिर खुद कुछ खाते और दुकान जाते। दोपहर में और रात में भी यही प्रक्रिया दोहराते। इतना ही नहीं, उनके गंदे कपड़े भी खुद ही धोया करते थे, क्योंकि कोई काम वाली ऐसे कपड़े धोने को तैयार नहीं होती। रात को पापा बुरी तरह थक कर चूर हुए होते थे, लेकिन मजाल है कि चेहरे पे कोई भी शिकन आई हो। दिसंबर 2010 में दादी माँ ने अंतिम सांस ली और उनके जाने के कुछ दिन बाद ही बाबूजी भी उनके पीछे पीछे चले गए। माँ जी बाबूजी क्या गए कि मेरी बुआ, जो मानसिक रूप से अर्धविकसित थी, उनकी जिम्मेदारी भी पापा पर आ गई। माँ जी बाबूजी के जाने के कुछ दिन बाद ही उन्होंने भी बिस्तर पकड़ लिया, लेकिन पापा ने उनकी सेवा करने में भी शायद ही कोई कसर छोड़ी हो। 10 दिसंबर 2017 को बुआ को प्रभु ने अपने पास बुला लिया। 10 दिसंबर पापा का और मेरे बेटे का दोनों का बर्थडे होता है। पापा हर साल बेटे को सुबह उठते ही बर्थडे विश किया करते थे और साहबजादे उन्हें थैंक यू एंड सेम टू यू बड़े पापा कहा करता। लेकिन बुआ के जाने के बाद पापा ने बेटे को सुबह विश करना बंद कर दिया था। पापा को हम दोनों बच्चों पर तो गर्व था ही, लेकिन मेरे बेटे और बेटी से तो उनका विशेष लगाव था। रात को सोने से पहले उन्हें दोनों बच्चों से ही बात करनी होती थी। हर दिवाली पर थैला भरकर पटाखे दिया करते थे। मैं तो कई बार उनसे शिकायत भी करता था कि पापा, मुझे तो कभी आपने इतने पटाखे नहीं लेकर दिए। हंस पड़ते थे पापा और बोलते, बेटा, मूल से ज्यादा ब्याज प्यारा होता है। बीती दिवाली पर पापा ने जो पटाखे दिए थे वो तो खुले ही नहीं। शायद आने वाली दिवालियों पर पापा के प्यार को याद करके बच्चे उन्हें जलाएंगे। जब भी पापा का हमारे यहाँ आना होता तो हर बार बच्चों से फरमाइश पूछते। छोटू के मनपसंद मोतीचूर के लड्डू कभी लाना नहीं भूले। 24 अप्रैल 2022 को पापा आखिरी बार हमारे पास आए थे। उनके लाए हुए 4 लड्डू आज भी फ्रिज में यूं ही रखे हैं। आशीर्वाद का पिटारा थे पापा। जब भी उनका फोन आता, मैं बोलता, पेरी पे ना पापा, तो पापा आशीषों की झड़ी लगा देते। खुश रहो मेरे पुत्र, वडिया उम्रा हो, भगवान आपको बहुत दे मेरे बच्चे। पापा हम सब के मन में एक ऐसी अमिट छवि छोड़ गए जिसे भूल पाना असंभव है। आज भी पापा की दुकान पर उनके अभिन्न मित्र, परिचित पापा की फोटो पर टंगी माला को देखकर अपनी आंखें नम कर लेते हैं और एक ही बात बोलते हैं, बेटा, ऐसा हीरा सदियों में एक ही जन्म लेता है। काश पापा ने मुझे और 10 साल दिए होते। कम से कम मेरे दोनों बच्चे तो सेटल हो जाते। मैं आज हर मोड़ पर खुद को अकेला, असहाय और अनाथ पाता हूँ। काश पापा कहीं से आकर मेरे कंधे पर हाथ रखते और बोले, बेटा, तेरा पापा भी जिंदा है। दोस्तों, बस यहीं तक थी ये कहानी। पापा की यादों का सफ़र जो अब शुरू हुआ है उनके जाने के बाद, ये थमेगा तो नहीं, मेरे जीवन पर्यंत चलता रहेगा। फिर कभी अगर पापा के बारे में मुझे कुछ और याद आया तो फिर आपके साथ साझा करूँगा। थैंक यू।